हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर होंगे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका फेयर्स क्लाउड लर्न टू लीड में। तो आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर 1 दिसंबर 2021 के, जिसमें से आप दो बेस्ट इमेजेस देख रहे हो, लेकिन वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है ताकि आप सारी की सारी नॉलेज जो है वो जितने भी करंट अफेयर है उससे रिलेटेड गेन कर सको। लेकिन उससे पहले आप हमारी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें, करियर्स क्लाउड को। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले अपनी ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन आप बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन इसमें हम आपको क्या प्रोवाइड करेंगे, हम आपको डेली करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे। डेली में 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज सेक्शन। लेकिन ये तीनों चीजें जो हैं वो आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही असेस कर सकते हो और क्विज जो है वो डेली आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट कर सकते हो। वीकली सेक्शन होगा, उसमें भी 3 सेक्शंस होंगे, डिटेल, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट और क्विज। और क्विज वीकली बेसिस पे आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर अटेम्प्ट करोगे। मंथली सेक्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 तरह की पीडीएफ्स आपको मिल रही है। डिटेल करंट अफेयर की, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट की, बेस्ट 100 करंट अफेयर वो भी क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट में, और चौथी पीडीएफ होगी पॉकेट पीडीएफ, जिसमें 2 लाइन में 3 लाइन में आपको करंट अफेयर मिल जाएगा ताकि जल्दी जल्दी में आप इसको रिवाइज कर सको। लेकिन आपकी परफॉर्मेंस को और अच्छा करने के लिए हम आपको 20 अलग अलग तरह की टॉपिक वाइज पीडीएफ दे रहे हैं, ताकि एक टॉपिक, 2 टॉपिक को अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं तो आप टॉपिक वाइज पीडीएफ से कर सकते हैं। अगर आप बैंकिंग स्टूडेंट हैं तो हम आपको 3 सेक्शंस देंगे जो कि सिर्फ बैंकिंग एंड इकोनॉमी से रिलेटेड होंगे। एक में डिटेल होगी, क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट होगा, क्विज होगा। क्विज आप हमारी एप्लीकेशन के ऊपर ही अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन वो मंथली बेसिस पे अटेम्प्ट कर सकते हो। इसी तरह से आपको एक एग्जाम पीडीएफ मिलेगी जिसमें जितना भी करंट अफेयर जा चुका है 2021 का, उसको रिवाइज करने के लिए आप इसका यूज कर सकते हो। आपको डिटेल में बजट और इकोनॉमिक सर्वे मिलेगा और इसमें आपको एक्सपेक्टेड क्वेश्चन एंड आंसर भी बताए जाएंगे जो बजट और इकोनॉमिक सर्वे से एग्जामिनर बना सकता है। और अगर आप किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हम आपको हर स्टेट का करंट अफेयर प्रोवाइड करेंगे ताकि आपकी स्टेट परफॉर्मेंस इंप्रूव हो सके। तो इसी तरह से ये सारे करंट अफेयर आपको मिलेंगे, लेकिन इकट्ठे मिलेंगे। ये सारी चीजें आपको मिलेंगी हमारी एप्लीकेशन के ऊपर, तो डाउनलोड कर ले, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। लॉगिन कर ले ईमेल आईडी के थ्रू और क्रैक करंट अफेयर्स के ऊपर क्लिक करके आप 1 साल या फिर 2 साल की सब्सक्रिप्शन बाय कर सकते हैं। दोनों का ही प्राइस बहुत कम है। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखनी है कि अगर आप नए स्टूडेंट हैं, अपनी प्रेपरेशन को स्टार्ट करें, तो मैं आपको एडवाइस करूंगा कि आप 2 साल का बाय करें, क्योंकि 2022 में 2022 का लोगे तो बहुत कॉस्टली होगा। अभी बाय कर लोगे तो बहुत ज्यादा फायदे में रहोगे। और इसमें आपको दोनों सब्सक्रिप्शन में 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल रहा है अगर आप इस कोड का यूज करेंगे, ASH10 का। और इस ईमेल आईडी और इस नंबर पे हमें संपर्क कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि कोई भी किसी भी तरह का आपको डाउट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का करंट अफेयर, जो कि 1 दिसंबर 2021 का। लेकिन उससे पहले आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है। लेकिन दोस्तों आप टेलीग्राम ग्रुप को भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको पता लग जाएगा कि वीडियो अपलोड हो चुका है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे और पहला क्वेश्चन है, हु इज अपॉइंटेड एज ए न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ ट्विटर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरे ख्याल से हर बच्चे को आंसर पता लग चुका होगा क्योंकि बहुत ही फेमस न्यूज रही है। आंसर क्या होगा इसका, प्राग अग्रवाल होगा। प्राग अग्रवाल जो है वो आईआईटी बॉम्बे से पढ़े हुए हैं और उसके बाद जो है वो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, ये भी बात आपने याद रखनी है। और उन्होंने ट्विटर को ज्वाइन किया था 2011 में। और इससे पहले कौन सी पोस्ट के ऊपर थे, वो चीफ टेक्निकल ऑफिसर थे, जो कि 2017 से, क्योंकि 2011 में वो एज ए सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे वहां पे लगे थे, लेकिन चीफ टेक्निकल ऑफिसर उनको प्रमोट किया गया था 2017 में। अब 2021 में वो क्या बन चुके हैं, इस बहुत इंपॉर्टेंट कंपनी के सबसे बड़ी पोजीशन जिसको हम कहते हैं चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बन चुके हैं। इससे पहले कौन था, इससे पहले थे जैक डॉर्सी। तो याद रखना है कि पुराने कौन थे, जैक डॉर्सी, जो कि लाइक को फाउंडर भी माने जाते हैं ट्विटर के, वो सीईओ के पद पे तैनात थे। और इवन ये एक और भी कंपनी के फाउंडर हैं दोस्तों, ये एक स्क्वायर कंपनी है जो कि एक डिजिटल पेमेंट कंपनी है, जैसे कि गूगल पे है या फिर पेटीएम से आप डिजिटल, या फोन पे है। तो इस तरह की एक स्क्वायर कंपनी है जो कि डिजिटल पेमेंट करती है, उसके भी को फाउंडर जो है ये माने जाते हैं। और जैक डॉर्सी जो हैं वो 2022 तक बोर्ड के मेंबर रहेंगे, लेकिन इन्होंने सीईओ के पद से रिजाइन कर दिया है। ये पहले सीईओ रह चुके हैं 2006 से लेके 8 तक, जैक डॉर्सी की बात कर रहा हूँ। और 2015 से लेके अब 21 तक, 21 के बाद अब कौन बन चुका है, प्राग अग्रवाल बन चुके हैं। और याद रखना है ट्विटर का जो हेडक्वार्टर है बेसिकली वो कहाँ पे है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 2006 में ट्विटर को बनाया गया था और इसके सीईओ करंटली प्राग अग्रवाल। तो बहुत इंपॉर्टेंट नाम आप यहाँ पे देख सकते हो, प्राग अग्रवाल टेक ओवर एज ए सीईओ ऑफ ट्विटर। अगला आते हैं, कौन सी फिल्म को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया 2021 के अंदर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बेस्ट फिल्म भी कह सकते हो दोस्तों, इसको एक नाम और भी देख सकते हो, गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी कह सकते हो। गोल्डन पीकॉक अवार्ड भी इसको नाम दिया जा सकता है, तो इसको भी याद रख सकते हो। और बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है रिंग वॉन्डरिंग को, तो आंसर क्या होगा इसका, डी होगा। तो आप देख सकते हो 52nd इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जो कि हर साल कहाँ पे होता है, गोवा के अंदर होना है।
हर साल होता ही यहाँ पे है, तो आपको कोई एग्जामिनर स्टेट नहीं पूछेगा। और ये 20 से लेकर 28 नवंबर के बीच में हुआ, हाइब्रिड मोड में हुआ, और अलग अलग आप कह सकते हो क्रिएटिविटी को प्रमोट करता है, कल्चर को जो है प्रमोट करता है। और यहाँ पे देख सकते हो आप यूनियन मिनिस्टर ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग जो अनुराग सिंह ठाकुर जी है वो इसका उद्घाटन करते हुए। और इसके अंदर जो इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड मिला है दोस्तों, वो दो लोगों को मिला है। एक तो हेमा मालिनी जी को मिला है, जो कि एक्टर तो हैं ही हैं, साथ में आप कह सकते हो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी हैं मथुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी से, उत्तर प्रदेश के अंदर। ऐसी प्रसून जोशी जी को मिला है, जो कि आप कह सकते हो बहुत ही फेमस लिरिसिस्ट हैं और चेयरपर्सन है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन के, और वो ऑर्गेनाइजेशन है हमारे पास सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन। और उत्तर प्रदेश को बेस्ट स्टेट का अवार्ड मिला है, जो कि फ्रेंडली स्टेट के तौर पे जानेगी फिल्म शूटिंग के लिए। मतलब फ्रेंडली स्टेट है, आसानी से परमिशन मिल जाती है और बहुत सी फिल्म जो है वहां पे शूट की जाती हैं। और आपने याद रखना है कि ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल भी इसके साथ ही मनाया गया, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया के साथ ही। और ब्रिक्स फिल्म फेस्टिवल के अंदर 5 कंट्रीज आएंगे, आपको पता ही है वो 5 कंट्रीज कौन सी है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। और इन 5 कंट्रीज में से अलग अलग मूवी, डायरेक्टर, एक्टर, एक्ट्रेस और स्पेशल मेंशन अवार्ड चुना गया। लेकिन आप इसको याद नहीं रखोगे, इसमें जो याद रखना है वो क्या रखना है, बेस्ट एक्टर मेल याद रखना आपने, क्योंकि ये इंडियन एक्टर को मिला है। अदरवाइज आपने कोई नहीं याद रखना है, इसमें कोई आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इंडियन एक्टर याद रखेंगे। धनुष जो कि मूवी मिली है असुरान, तो उसके लिए उनको बेस्ट एक्टर जो है वो चुना गया है, याद रखना है। मैं बेस्ट एक्टर की बात करूं, और वो भी किसके अंदर, ब्रिक्स फिल्म अवार्ड्स के अंदर, ब्रिक्स फिल्म अवार्ड्स के अंदर, ना कि इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के अंदर। इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में भी अलग अलग कैटेगरीज हैं, लेकिन 4 कैटेगरीज मैंने यहाँ पे लिखी हैं, तो आपने इन 4 कैटेगरीज को जो है वो याद रखना है। ये 4 कैटेगरीज आपके पास कौन कौन सी हैं, बेस्ट फिल्म है, बेस्ट डायरेक्टर है, बेस्ट एक्टर है और बेस्ट एक्टर फीमेल है। तो बेस्ट फिल्म तो रिंग वॉन्डरिंग हम बात कर चुके हैं, जापान की है। बेस्ट डायरेक्टर जो है वो वेक्लेव काद्रेंका है, जो कि सेविंग वन हु इज डेड, चेक रिपब्लिक से बिलोंग करते हैं। और बेस्ट एक्टर जो हैं वो जितेंद्र भिखुलाल जोशी हैं, ये आपको पूछा जा सकता है क्योंकि ये इंडियन है, मराठी एक्टर हैं। तो इन्होंने एक मराठी एक्टर का किरदार निभाया था निशिकांत कामत का, जो कि गोदावरी मूवी के अंदर निभाया गया था। और बेस्ट एक्टर फीमेल जो है वो एंजेला मोलिना है, जो कि कहां से बिलोंग करती हैं, स्पेन से। तो एक बार पढ़ लें इसको। जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको पूछा जा सकता है, गोल्डन पीकॉक अवार्ड जो कि बेस्ट फिल्म का है, बाकी सारे सिल्वर पीकॉक अवार्ड के नाम से जाने जाते हैं। बेस्ट डायरेक्टर याद रखना है, बेस्ट एक्टर इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं आपको बता देता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या है। बेस्ट फिल्म याद रखोगे, बेस्ट एक्टर याद रखोगे इसमें, जो कि मेल कैटेगरी के अंदर, बेस्ट एक्टर मेल ब्रिक्स फिल्म अवार्ड्स के अंदर याद रखोगे। 3 चीजें आपने याद रखनी है। और पहली बार जो है वो ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को भी जो है वो लिया गया है, जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया हमारे पास, अमेजॉन हो गया, सोनी हो गया, उसने भी पार्टिसिपेट किया, उन्होंने भी अपनी मूवीज को यहाँ पे स्क्रीन किया है। और यूनियन मिनिस्टर अनुराग सिंह ठाकुर जी हैं, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, हमीरपुर। हमीरपुर वहां पे है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के अंदर। अगला आते हैं क्वेश्चन, हु हैज वन द मेंस बैलन डी'ओर अवार्ड। तो 2 कैटेगरीज, मेंस और वुमेन, दोनों याद रखनी है। वुमेन के पूछने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं क्योंकि मेन सबको पता है। तो मेंस बैलन डी'ओर अवार्ड जो कि फुटबॉल का एक सबसे बड़ा अवार्ड जो है वो माना जाता है, इसको गोल्डन बॉल अवार्ड भी कहा जाता है, याद रखोगे, गोल्डन बॉल अवार्ड भी कहा जाता है। और ये अवार्ड जो है वो 7वीं बार मिला है दोस्तों लियोनेल मेसी को, याद रखना है कितनी बार, 7 टाइम मिला है। 5 बार जो है ये अवार्ड क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिल चुका है, लेकिन 7वीं बार जो है वो लियोनेल मेसी को मिला है, जो कि एक रिकॉर्ड है। और आपने याद रखना है लियोनेल मेसी कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं, जो कि साउथ अमेरिका में आता है। और आपने ये भी याद रखना है लियोनेल मेसी को पहली बार ये अवार्ड 2009 में, लेकिन उसके बाद 10 में भी मिला, 11 में भी मिला, 12 में भी मिला, फिर 2 साल का गैप रहा, 15 में मिला, फिर 19 में मिला, फिर अब 21 का भी इनको मिल रहा है। तो ये बात आपने याद रखनी है। लेकिन दोस्तों वुमेन बैलन डी'ओर अवार्ड किसको मिला है, ये मिला है अलेक्सिया प्यूटेलास। तो आंसर क्या होगा, सी होगा। कहां से बिलोंग करती हैं, बार्सिलोना से बिलोंग करती हैं। ये भी आपने साथ में याद रख लेना कि कहां से बिलोंग करती हैं, बार्सिलोना से बिलोंग करती हैं। पहले ये वुमेन बैलन डी'ओर अवार्ड नहीं दिया जाता था, पहले सिर्फ मेन कैटेगरी के अंदर ही दिया जाता था, लेकिन ये 2018 में इसकी शुरुआत की गई कि वुमेन जो फुटबॉल टीम से बिलोंग करती हैं उनको भी ये अवार्ड दिया जाना चाहिए। तो 2018 से ये दिया जाना स्टार्ट हुआ। लेकिन इसमें जो आप 2 नाम और देख रहे हो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आप देख रहे हो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, ये पोलैंड के बहुत ही फेमस प्लेयर हैं और इनको स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है, स्ट्राइकर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ऐसी पेड्रो गोंजालेस लोपेस देख रहे हो, इनको अवार्ड मिला है एक बहुत ही फेमस, इनको पेड्री के नाम से जाना जाता है, और इनको अवार्ड मिला है कोपा ट्रॉफी। कोपा ट्रॉफी उस प्लेयर को दी जाती है जो 21 साल के, 21 से कम है और बेस्ट मेल प्लेयर है, तो उसको कहते हैं कोपा ट्रॉफी, और ये मिली है पेड्रो गोंजालेस लोपेस को। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो लियोनेल मेसी बहुत ही हैंडसम प्लेयर हैं और बैलन डी'ओर 7th टाइम जो है वो इनको मिला है।
और यहाँ पे आप देख सकते हो मेंस का अवार्ड लियोनेल मेसी को मिला अर्जेंटीना से, वुमेन बैलन बार्सिलोना से बिलोंग करती हैं एलेक्सिया प्यूटेलेस जो कि स्पेन में है। स्ट्राइकर ऑफ द ईयर रॉबर्ट लेवांडोव्स्की को मिला है जो कि पोलैंड से हैं। कोपा ट्रॉफी में बात कर चुका पेड्री जो यंगेस्ट मतलब 21 या 21 से कम प्लेयर एज वाले को मिलता है, स्पेन से बिलोंग करते हैं। क्लब ऑफ द ईयर जो है वो चेल्सिया फुटबॉल क्लब को मिला है, लेकिन आपने यही याद रखने हैं यचिन ट्रॉफी आप मत याद रखो, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ इतना ही याद रखना है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, लेकिन आप इसमें एक बात और याद रख सकते हो, ये बैलन डी'ओर अवार्ड, इसके बारे में आप थोड़ी सी जानकारी ले सकते हैं कि ये अवार्ड जो है वो बेसिकली गोल्डन बॉल के नाम से जो है वो जाने जाते हैं, और इसको एक बहुत ही फेमस फ्रेंच मैगजीन है जिसका नाम है फ्रांस फुटबॉल, क्या नाम है, फ्रांस फुटबॉल, वो इसको जो है वो चलाती है और 1956 से इन अवार्ड्स को दिया जा रहा है और बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है। और 1995 तक तो ये सिर्फ यूरोपियन प्लेयर्स को दिया जाता था, लेकिन 1995 के बाद ये हो गया कि ये कहते हैं कि जो यूरोपियन क्लब्स में प्लेयर जो भी खेल रहे हैं उनको दिया जाना चाहिए, लेकिन 2007 के बाद इन्होंने कह दिया पूरे वर्ल्ड में दिए जाएंगे, लेकिन ये ग्लोबल अवार्ड बन गया है। तो याद रखना है, बहुत ही फेमस अवार्ड, बैलन डी'ओर अवार्ड, मेंस कैटेगरी में लियोनेल मेसी, वुमेन्स कैटेगरी में एलेक्सिया प्यूटेलास को। स्ट्राइकर ऑफ द ईयर किसको मिला है, रॉबर्ट लेवांडोव्स्की, और कोपा ट्रॉफी किसको मिली है, पेड्री को या पेड्रो गोंजालेस लोपेस को। अगला आते हैं वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें डिस्क्रिप्शन बॉक्स लिंक से। और क्वेश्चन है विच कंट्री सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड द जिरकॉन क्रूज मिसाइल, ये कौन सी कंट्री ने इसका लॉन्च जो है वो किया है, ये बहुत बार टेस्ट कर चुके हैं, अब इसका टेस्ट जो है वो समुद्र से किया गया था और ये किया गया रशिया ने, तो आंसर क्या होगा, डी होगा। और ये रशिया का जो व्हाइट सी है वहां से इसको टेस्ट किया गया और ये हाइपरसोनिक मिसाइल है। हाइपरसोनिक बेसिकली मिसाइल का मतलब है दोस्तों इसकी जो स्पीड है वो साउंड की स्पीड से कई गुना ज्यादा है, जैसे इसकी स्पीड जो है वो 9 गुना ज्यादा है स्पीड ऑफ साउंड से, स्पीड ऑफ साउंड से, और मतलब बहुत तेजी से चलती है ये, और इसकी 1000 किलोमीटर जो है वो आप कह सकते हो रेंज है, और रशियन मिलिट्री की जो कैपेसिटी है उसको बूस्ट करेगा, उसकी कैपेबिलिटी को बढ़ाएगा, और इवन रशिया ये भी सोच रहा है कि इस जिरकॉन मिसाइल को हम कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, लाइक हम इसको प्लेन से लॉन्च कर सकते हैं, हम क्रूज मिसाइल से लॉन्च कर सकते हैं, सबमरीन से लॉन्च कर चुके हैं, तो मतलब कहीं से भी लॉन्च कर सकते हैं, और इन रशियन नेवी में ये 2022 में शामिल कर लिया जाएगा। तो रशिया मतलब बहुत ज़्यादा आप कह सकते हो सशक्त हो रहा है, खास करके मिलिट्री के अंदर तीनों, चाहे आप वो वायुसेना ले लो, चाहे आप कह सकते हो कि नेवी के अंदर ले सकते हो, तो सब जगह पे जो है वो आगे बढ़ रहा है। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और जिरकॉन बस आपने नाम याद रखना है, हाइपरसोनिक मिसाइल रशिया की है। रेड बस जो कि एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, शायद बहुत से बच्चों ने इस प्लेटफॉर्म से, इस मोबाइल एप्लीकेशन से बस की टिकट जरूर बुक करवाई होगी, हैज कोलैबोरेटेड विद whom टू लॉन्च ए रेल टिकटिंग सर्विस रेड रेल। अब उन्होंने अपना एक नया प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया रेड रेल के नाम से, मतलब आप रेल की टिकट भी इनकी एप्लीकेशन से बुक करवा सकते हो। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, लेकिन किसकी सहायता से इसको लॉन्च किया गया, आईआरसीटीसी की सहायता से लॉन्च किया गया, मतलब अगर आप लोगे तो ये होगा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन। और ये अब रेड बस की आप मोबाइल एप्लीकेशन खोलोगे तो उसमें रेड रेल से आप जो है वो इसको बुक करवा सकते हो, रिजर्वेशन कर सकते हो, बस की भी रेल की भी, दोनों। अभी ये एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के ऊपर है, लेकिन अभी मोबाइल एप्लीकेशन भी आ जाएगी, डेस्कटॉप वर्जन भी आ जाएगा, आईओएस फोन पे भी सब कुछ उपलब्ध जो है वो आपको हो जाएगा। और इंट्रोडक्टरी ऑफर में वो कोई भी चार्जेस आपसे नहीं ले रहे, जो भी कन्वीनियंस फीस है वो आपसे नहीं ली जाएगी। और रेड बस आपने याद रखना है, इसका हेडक्वार्टर बेंगलुरु है और इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। लेकिन आपने आईआरसीटीसी के बारे में याद रखना है, इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर हैं रजनी हसीजा, रजनी हसीजा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, न्यू दिल्ली। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ फेस रिकॉग्नाइजेशन टेक्नोलॉजी व्हिच वाज लॉन्च्ड बाय डॉक्टर जितेंद्र सिंह फॉर ऑल पेंशनर्स इन द कंट्री। डॉक्टर जितेंद्र सिंह का नाम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि वो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस के, तो उन्होंने एक टेक्नोलॉजी लॉन्च की है जिसमें फेस रिकॉग्नाइजेशन किया जाएगा और आपके डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट आपको दिए जाएंगे, मतलब फेस की रिकॉग्नाइजेशन करके ये देखा जाएगा कि यार वो बंदा जिंदा है, तो उसके अकॉर्डिंग आप लाइफ सर्टिफिकेट जो है वो आपको मिल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग आपको पेंशन मिल जाएगी। तो ये टेक्नोलॉजी का नाम है यूनिक, तो आंसर क्या होगा, ए होगा। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पर्सोनल जितेंद्र सिंह जी ने यूनिक टेक्नोलॉजी को लॉन्च किया फॉर फेस रिकॉग्नाइजेशन फॉर ऑल पेंशनर्स। तो ये एक तरह का लाइफ सर्टिफिकेट होने का प्रूफ है आपका कि आप जिंदा हो, बेसिकली उसका एक प्रूफ है, तभी आपको जो है पेंशन मिलेगी। तो जितने भी पेंशनर्स हैं उनको अपना लाइफ सर्टिफिकेट एनुअली जो है वो सबमिट करना होता है,
ताकि उनको पेंशन जो है वो मिल सके। तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस का काम है, जो ऑलरेडी इस तरह के प्लेटफॉर्म जो है इंप्लीमेंट कर चुकी है, ताकि जो सर्टिफिकेट है उनके लाइफ सर्टिफिकेट वो उनको डिजिटल मिल सके। जैसे कि आप कह सकते हो डिजी लॉकर में उनको सारे सर्टिफिकेट्स मिल जाएंगे, और भी कई तरह की चीजें पेंशनर्स के लिए ऑनलाइन स्टार्ट कर चुका है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। याद रखना है इसके यूनियन मिनिस्टर जो है वो प्राइम मिनिस्टर है करंटली, नरेंद्र मोदी जी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी है, वाराणसी। लेकिन इसके मिनिस्टर ऑफ स्टेट कौन है, जितेंद्र सिंह। अगले क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। पहली प्राइम मिनिस्टर स्वीडन की कौन बनी है वुमेन कैटेगरी के अंदर? तो फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर स्वीडन की कौन बनी है, याद रखना है, सिर्फ सिंपल सा क्वेश्चन है, चाहे उतना ही याद रख लें जितना आपको स्लाइड में दिख रहा है। एवा मैग्डलेना एंडरसन। तो याद रखना है आंसर क्या होगा, बी होगा, मैग्डलेना एंडरसन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्वीडन इलेक्टेड फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर मैग्डलेना एंडरसन। ये स्वीडन की पहले जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुकी हैं, और ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करती है, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी से बिलोंग करती हैं, और ये इनके दूसरे इलेक्शन थे, और पहली आप कह सकते हो महिला प्रधानमंत्री जो हैं स्वीडन की बनी है। इससे पहले भी ये जीत चुकी थी, प्राइम मिनिस्टर बन चुकी थी, लेकिन इनकी अलायंस थी, एक पार्टी थी जिसका नाम था ग्रीन पार्टी। लेकिन ग्रीन पार्टी इनको बीच में छोड़ के चली जाती है, जिसके बाद बजट नहीं पास होता और सरकार को रिजाइन करना पड़ता है, लेकिन दोबारा से इन्होंने सरकार को बनाया। नाम है एवा मैग्डलेना एंडरसन। नाम जरूर याद रखेंगे, बस नाम को ही याद रखना है। और स्वीडन की पार्लियामेंट का दोस्तों नाम क्या है, ये भी याद रखोगे, रिक्सडैग। क्या है, रिक्सडैग, याद रखना है, नाम इंपॉर्टेंट है। और स्वीडन के बारे में याद रखोगे, कैपिटल जो है वो स्टॉकहोम है, स्टॉकहोम, और करेंसी जो है वो स्वीडिश क्रोना है। मेरे ख्याल से क्रोना से याद रहेगा और भूलोगे भी नहीं। नेक्स्ट है, कौन सी स्टेट पुलिस ने लॉन्च की एक मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है कॉल योर कॉप? मतलब आप पुलिस को बुला सकते हो, पुलिस के आप जो है वो आपके पास असेसिबिलिटी रहेगी, आप इजीली पुलिस को अप्रोच कर सकते हो, ताकि आपकी कोई भी मुसीबत है वो जल्दी से जल्दी सॉल्व की जा सके। और ये है सरकार नागालैंड की। तो आंसर क्या होगा, डी होगा। मतलब जितने भी सिटीजन हैं नागालैंड के, उनको बेसिकली एक सुविधा दी गई है कि अगर आप कोई स्ट्रेस में हो तो आप पुलिस के टच में रह सकते हो इस एप्लीकेशन के थ्रू, जिसका नाम है कॉल योर कॉप। तो ये एप्लीकेशन जो है वो एंड्रॉयड के यूजर्स के लिए, जल्दी ही iOS यूजर्स के ऊपर भी आ जाएगी। और इसमें आप कोई भी पुलिस स्टेशन को सर्च कर सकते हो, आपके आसपास जो हैं उसकी लोकेशन, इंटरेक्टिव मैप आपको मिल जाएगा, जिसके थ्रू आपको अलर्ट्स मिलते रहेंगे, आप अलर्ट कर सकते हो पुलिस को, पैनिक बटन है, इमरजेंसी नंबर्स हैं। तो ये सारी चीजें आपको इस एप्लीकेशन के ऊपर मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे नागालैंड के बारे में याद रखोगे, चीफ मिनिस्टर है निफ्यू रियो, NEIPHIU, रियो। निफ्यू रियो जो है वो चीफ मिनिस्टर हैं, सॉरी, यहाँ के। और गवर्नर जो है वो यहाँ के जगदीश मुखी हैं, जगदीश मुखी जो कि असम के गवर्नर हैं। एडिशनल चार्ज दिया गया है नागालैंड का, क्योंकि नागालैंड के पहले थे RN रवि, जो कि कहाँ के लगा दिए गए हैं, तमिलनाडु के लगा दिए गए हैं, क्योंकि तमिलनाडु के बनवारीलाल पुरोहित पंजाब के लगा दिए गए परमानेंट। तो नागालैंड की पोजीशन खाली हो गई थी, तो जगदीश मुखी जो असम के गवर्नर है उनको एडिशनल चार्ज दिया गया यहाँ पे। तो याद रखोगे, बहुत ही सिंपल है, कॉल योर कॉप एप्लीकेशन नागालैंड ने स्टार्ट की। नेक्स्ट, एग्रीवाइज फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड, जो कि एक NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया, को लेंडिंग एग्रीमेंट साइन किया, कौन से बैंक के साथ, ताकि एग्रीकल्चर लोन दे सके किसानों को, ताकि वो इनपुट जो है वो खरीद सके, फर्टिलाइजर खरीद सके, भूमि के लिए, खेती करने के लिए जो भी संसाधन चाहिए वो उसको खरीद सकें, और आसान किस्तों में और कम इंटरेस्ट रेट पे। और ये बैंक होगा सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। लेकिन आपने इसमें एक बात याद रखनी है, खास करके बैंकिंग स्टूडेंट, जो को लेंडिंग एग्रीमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि RBI की गाइडलाइंस हैं कि NBFC या फिर बैंक अगर इसको साइन करते हैं तो बैंक ज्यादा से ज्यादा जो है वो 80% लोन दे सकता है, NBFC को कम से कम 20% तो देना होगा। तो इसी के बेसिस पे ये को लेंडिंग एग्रीमेंट साइन किया गया। तो इसका मतलब जो किसान हैं वो बहुत ही कम ब्याज दरों पे जो है वो लोन को ले सकते हैं। और क्योंकि RBI की गाइडलाइंस हैं कि जो एग्रीकल्चर हैं, फार्मर से जुड़े हुए लोग हैं, जो उनकी साथ में जुड़ी हुई कम्युनिटीज़ हैं, लाइक आप कह सकते हो डेयरी फार्मिंग है या फिशरी है, तो उनको कम इंटरेस्ट पे जो है वो लोन प्रोवाइड करना है। तो इससे एग्रीकल्चर जो है वो उनकी इनकम को बूस्ट करेगा, क्योंकि 2022 तक टारगेट है कि फार्मर्स की इनकम को डबल कर देना है हमने। और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 1911 में जो है वो स्थापना की गई थी, इसलिए इसकी टैगलाइन है सेंट्रल टू यू सिंस 1911। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, मुंबई। और इसके जो MD और CEO हैं दोस्तों वो कौन है, मातम वेंकटा राव, मातम वेंकटा राव। याद रखेंगे सारी चीजें। तो यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, कौन सा बैंक है जिसने एक MOU साइन किया है उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के साथ, ताकि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स बढ़ाए जा सकें? और ये साइन अप किया है SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बैंकिंग स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या करेगा, SBI जो है वो उषा इंटरनेशनल लिमिटेड
को लोन प्रोवाइड करेगा, लेकिन सीधा उषा इंटरनेशनल लिमिटेड को लोन नहीं प्रोवाइड करेगा। एसबीआई का एक प्लेटफॉर्म है जिसको कहते हैं नव चेतना। क्या कहते हैं? नव चेतना। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे लिखा होगा, ये रहा, नव चेतना बाय एसबीआई। ये स्टार्ट किया है, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोग्राम है, मतलब एसबीआई जो है वो पैसे प्रोवाइड करेगा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को। कौन से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स को ये पैसा प्रोवाइड करेगा? जो कि उषा सिलाई स्कूल के साथ जुड़ी हुई महिलाएं हैं जो कि सिलाई का काम कर रही हैं, ताकि वो इस पैसे से अपनी स्विंग मशीन, जो सिलने वाली मशीन है कपड़ों को, वो खरीद सकें। और भी जो उनको टेक्निकल सहायता चाहिए, चाहे वो कोई भी है, किसी भी तरह से उनको जो सिलाई के काम में चाहिए सहायता, उन चीज़ों को खरीद सकती है। चाहे वो कपड़े का धागा है या कोई भी चीज़ है, तो उनको खरीद सकती हैं और अपनी इनकम को बढ़ा सकती हैं। तो उषा सिलाई स्कूल में जितनी भी औरतें काम कर रही हैं, तो वो एसबीआई से लोन ले सकती हैं अंदर नवचेतना प्रोग्राम। तो एक तरह का ये पहला ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि औरतों को सेल्फ रिलायंट बनाता है, जो कि एसबीआई और उषा इंटरनेशनल लिमिटेड के बीच में साइन हुआ। और ये एक तरह से सोशल और इकोनॉमिक स्टेटस जो वुमेन का है रूरल एरिया में अपलिफ्ट करने के बारे में एक बेहतर प्रयास भी है जो एसबीआई और उषा इंटरनेशनल लिमिटेड कर रहे हैं। इसमें उषा इंटरनेशनल लिमिटेड का क्या योगदान है? क्योंकि ये उषा सिलाई स्कूल इन्हीं का है दोस्तों। उषा इंटरनेशनल लिमिटेड जो है वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करता है उषा सिलाई स्कूल के अंदर जो वुमेन काम करती हैं, तो ताकि वो आगे जाके जो है वो और सक्षम बन सकें। तो एसबीआई के बारे में यहाँ पे याद रखोगे, नवचेतना प्लेटफॉर्म याद रखोगे। एसबीआई के चेयरमैन दिनेश कुमार खरा हैं और 1955 में इसको बनाया गया था और मुंबई इसका हेडक्वार्टर है। लेकिन नवचेतना प्लेटफॉर्म एसबीआई का, ये भी याद रखना है। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने लोन अप्रूव किया है 125 मिलियन डॉलर का, ताकि वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन प्रोजेक्ट है वो बेहतर किए जा सके उस स्टेट में, और ये स्टेट है हमारे पास उत्तराखंड। तो याद रखना है कि इसमें जो है वो सीवेज सिस्टम को इंप्रूव किया जाएगा, वाटर क्वालिटी इंप्रूव की जाएगी। जितनी भी पॉपुलेशन उत्तराखंड के अंदर है, स्पेशली देहरादून की, क्योंकि देहरादून के अंदर जो 17,000 के आसपास घर हैं, उनको जो है वो सीवेज के साथ कनेक्ट किया जाएगा। पहले फेज के अंदर इसके ऊपर फोकस किया जा रहा है। तो इसका मतलब पूरे शहर में, देहरादून में सैनिटेशन का प्रबंध किया जाएगा अच्छी तरह से, और खास करके जो वाटर डिपेंडेंट एरियाज हैं उनमें पानी की सहूलत जो है वो बढ़ाई जाएगी। और जो लोकल अर्बन बॉडीज है हमारी, उनको भी जो है वो बताया जाएगा कि किस तरह से हम पानी की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं और सैनिटेशन प्रोजेक्ट्स को अच्छे से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसके लिए 125 मिलियन डॉलर, मतलब ऑलमोस्ट 900 से लेकर 950 करोड़ रुपीस का लोन जो है वो दिया जा रहा है। इसके बीच बीच में अमाउंट बनेगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में याद रखोगे, 1966 में इसको बनाया गया था। इसका हेडक्वार्टर जो है वो मनीला फिलीपींस में है, और इसकी मेंबर कंट्री 68 है, और इसके प्रेसिडेंट जो है वो मस्त सुगु हैं। कौन है? मस्त सुगु। और एशियन डेवलपमेंट बैंक रिसेंटली एक बहुत बड़ा लोन दे चुका है दोस्तों, वो है 300 मिलियन डॉलर का, 300 मिलियन डॉलर का। और ये लोन किसको दे चुका है? महाराष्ट्र रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट को। महाराष्ट्र रूरल कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट प्रोजेक्ट, जिसमें जो रूरल रोड्स हैं उनको अपग्रेड किया जाएगा, अच्छी रोड्स बनाई जाएंगी और उनको मार्केट के साथ कनेक्ट किया जाएगा महाराष्ट्र के अंदर। ये भी एशियन डेवलपमेंट बैंक की है। तो याद रखना है जितनी भी चीजें मैंने बताई हैं। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर, लेकिन वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, और टेलीग्राम ग्रुप को आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ज्वाइन कर लें। और क्वेश्चन क्या कहता है? Who released a report named as Designing the Future of Dispute Resolution, the Online Dispute Resolution Policy Plan for India। कि यार आप कोर्ट में जाओगे, कोर्ट में मामला आपका लटक जाएगा, देर देर तक फैसला नहीं आएगा, क्यों ना ऑनलाइन डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर लिया जाए, मतलब जो आपकी प्रॉब्लम है उसको ऑनलाइन ही हम खत्म कर दें। वो कैसे होगा? दोनों के बीच में एक बंदा बिठा लो, है ना, वो बंदा आपकी सहायता कर देगा ऑनलाइन, और आपके बीच में बातचीत करवा के, सुलह करवा के जो है वो आपका फैसला करवा देगा। आपको कोर्ट जाने की जरूरत ही नहीं है। तो इसको कहते हैं ऑनलाइन डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। और ये नीति आयोग ने रिपोर्ट तैयार की है, जिसके तहत अगर इसको लागू कर देते हैं तो बहुत सा सिस्टम जो है, बर्डन जो है वो जुडिशरी के ऊपर कम हो जाएगा। और इसको आप कह सकते हो दोनों में कोई बातचीत करवा के, नेगोशिएशन करा के, बीच में एक बंदा अपॉइंट करके, एक आप कह सकते हो कि दोनों के बीच में सुलह करवा के हम इसको जल्दी जल्दी कर सकते हैं और ऑनलाइन डिस्प्यूट रिजॉल्व किया जा सकता है। नीति आयोग की तरफ से रिपोर्ट जो है वो तैयार की, जस्ट नाम याद रखना है कि किसकी तरफ से रिपोर्ट तैयार की गई है। नेक्स्ट, पंजाब नेशनल बैंक ने 9.5% के आसपास एक स्टेक खरीदा है। कौन सी कंपनी के अंदर? ओएनडीसी। ओएनडीसी का मतलब बेसिकली यहाँ पे क्या है? ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। क्योंकि अगर 10% से कम शेयर होल्डिंग आप खरीदते हो तो आपको अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो ये 9.5% है। और ओएनडीसी एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्राइवेट कंपनी है जो कि ई कॉमर्स जितनी भी कंपनीज हैं उनको जो है वो मार्केट के जितने भी प्लेयर्स हैं उनके साथ जोड़ने का काम करती है। और पंजाब नेशनल बैंक के बारे में याद रख सकते हो, एसएस मल्लिकार्जुन राव जो हैं वो इसके हेड हैं। हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली है। इसको 1894 में बनाया गया था, और द टैगलाइन है द नेम यू कैन बैंक अपॉन। द नेम यू कैन बैंक अपॉन।
नेक्स्ट इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च जो कंपनी है, जो रेटिंग एजेंसी है, उन्होंने इंडिया की जीडीपी जो Q2 है अभी हमारा, उसमें 8.3% प्रेडिक्ट की है और पूरे फाइनेंशियल ईयर 22 में 9.4% प्रेडिक्ट की है। तो सिर्फ एक 9.4% वाला डाटा जो है वो थोड़ा सा याद रख सकते हो। हेडक्वार्टर कहाँ पे है दोस्तों? मुंबई में है। इसके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ कौन है? रोहित करन। कौन है? रोहित करन। नेक्स्ट, फर्स्ट एडिशन ऑफ इंडिया यंग वाटर प्रोफेशनल प्रोग्राम जो है वो लॉन्च किया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया की मदद से जो है लॉन्च किया गया, मतलब ऑस्ट्रेलिया इंडिया वाटर पार्टनरशिप जो हमारा सेंटर है ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो उसमें लॉन्च किया गया है। मतलब आप कह सकते हो ऑस्ट्रेलिया और साथ में इंडियन यूनिवर्सिटीज मिलकर इसको जो है वो लॉन्च कर रही हैं। बस इतना याद रखना है कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से इसको लॉन्च किया जा रहा है और इंडिया में मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति है ही। इसमें 20 तरह के पार्टिसिपेंट होंगे, 10 मेन होंगे, 10 वुमेन होंगी, जो कि फर्स्ट एडिशन में पार्टिसिपेट करेंगी। सेंटर और स्टेट की जो एजेंसीज हैं वो किस तरह से हमने जो है वो पानी की मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है, वाटर मैनेजमेंट के ऊपर काम करना है, उसके बारे में बताएंगे। सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ एक बार रीड कर लें। ऐसे अगला क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है। चाइना ने एक सैटेलाइट को लॉन्च किया, कम्युनिकेशन सैटेलाइट है जिसका नाम है जोहोंग शिंग 1D, और ये सैटेलाइट स्पेस के अंदर लॉन्च की गई है। इसका दूसरा नाम भी है चाइना सैट 1D। तो याद रखना है, इसका दूसरा नाम है चाइना सैटेलाइट 1D और इसका ये 399th मिशन है। इस लॉन्ग मार्च सीरीज का 400 पूरा करना है, चाइना का टारगेट है 2021 में। और ये हाई क्वालिटी वॉइस डाटा, रेडियो एंड टेलीविजन ट्रांसमिशन में सहायता करेगी। आरबी सुपरसीड्स द बोर्ड ऑफ रिलायंस कैपिटल, अपॉइंट्स नागेश्वर राव वाई एज ए न्यू एडमिनिस्ट्रेटर। आपको बताइए कि जो रिलायंस कैपिटल लिमिटेड है वो अनिल धीरूभाई अंबानी जी की कंपनी है, तो बैंकरप्ट हो चुकी है क्योंकि डेट उनका बहुत ज़्यादा, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा लोन है, तो पेमेंट नहीं कर पाएंगे। तो अब उनकी जो सामान बैंक के पास रखा हुआ है तो उसको बेचा जाएगा, फिर लोन को पूरा किया जाएगा। तो एक इस बैंक ने जो है वो नागेश्वर राव वाई को एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है कंपनी का आरबीआई की तरफ से, ताकि आप सारी देखरेख की जाए। नेक्स्ट, गुजरात ने 12 MOU साइन किए हैं 14,000 करोड़ के, जिसमें जो कि आगे काम आएंगे वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में, जिसको पूरी दिशा निर्देश दिया जाएगा तब। मतलब इसका जो आप कह सकते हो, इसको असली तरह से इंप्लीमेंट जो है वो तब किया जाएगा जब वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट होगी। कब होगी? 10 जनवरी से लेकर 12 जनवरी के बीच में गुजरात में होगी। इन्वेस्टमेंट के लिए है, ये दूसरा फेज है। इससे पहले भी गुजरात ये टाई अप कर चुका है और ये 10th एडिशन है गुजरात वाइब्रेंट समिट का। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी इसको इनॉग्रेट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं 30 नवंबर 2021 का क्वेश्चन क्या था? विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक इन इंडिया रिप्रेजेंट यूनिट बैंकिंग। यूनिट बैंकिंग मतलब यूनिट का मतलब होता है सिंगल, तो यूनिट बैंकिंग का मतलब भी ये होता है सिंगल बैंकिंग। यूजली मतलब एक बहुत ही छोटा बैंक जो कि फाइनेंशियल सर्विस प्रोवाइड करेगा लोकल कम्युनिटी को, फाइनेंशियल सर्विस लोकल कम्युनिटी को प्रोवाइड करेगा। तो एक यूनिट बैंक जो है वो इंडिपेंडेंट होता है और किसी भी और बैंक के साथ मिलके या उनकी ब्रांचेस के साथ मिलके काम नहीं करता। लेकिन आजकल ऐसे हो गए हैं यूनिट बैंक जो और किसी बैंक के साथ मिलके काम कर रहे हैं, लेकिन जनरली ये इंडिपेंडेंट होते हैं। तो एक तरह से ये लोकल बैंक्स होते हैं जो वहाँ के जो लोग हैं लोकल कंडीशन से परिचित होते हैं और लोकल प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग जो है वो पैसा प्रोवाइड करते हैं। और आप देख सकते हो इनमें से जो लोकल बैंक्स हैं वो कौन से होते हैं? रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, RRBs जो होते हैं वो रूरल से रूरल एरिया में स्थापित होते हैं, तो लोगों की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग वो पैसा उनको प्रोवाइड करते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, क्या कहता है? इन विच टाइप ऑफ द बैंकिंग ऑल द ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड फ्रॉम ए सिंगल ब्रांच। एक ही ब्रांच से परफॉर्म किया जाता है, उनकी ब्रांचेस नहीं होती बेसिकली। तो आंसर बताएंगे, तो अभी जो मैंने बताया उसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है, उसको सुनना है, उसके बाद जो है वो आंसर करोगे। लेकिन मैं आपके आंसर का वेट करूंगा। लेकिन वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें मैक्सिमम टू मैक्सिमम और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों इस बेल बटन को प्रेस कर दें ताकि नोटिफिकेशन ऑन टाइम मिल सके। ये अफेयर्स क्लाउड का प्रॉमिस है कि आपके कॉन्फिडेंस को जरूर बूस्ट करेगा। इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहें, लेकिन लाइफ को बहुत ज्यादा सीरियस नहीं लेंगे, हमेशा खुश रहेंगे स्माइली की तरह। थैंक यू गाइस, टेक केयर एंड बाय बाय।